Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. This is Nursing MCQ Revision class number 11 and this class is important for upcoming nursing recruitment exams like AIMS, NORCET, NHM, PGI, ESIC, GMCS, CHO and others. Let's begin our today's class. First question. Knee joint is an example of the following joint. Knee joint किस joint classification के अंतर्गत रखे जाते हैं? ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का joint है, या फिर ये हिंज joint का उदाहरण है, या फिर पाइवोइड joint का टाइप है, या फिर ये सैडल joint के अंतर्गत आता है? The correct answer is option B. नी जॉइंट हिंज जॉइंट का एक प्रकार है. आइए जान लेते हैं हमारी बॉडी में हिंज जॉइंट को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं. हिंज जॉइंट इन विच अ जॉइंट दैट परमिट्स मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन. हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे सभी जॉइंट्स जिनमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव हो, वो सभी हिंज जॉइंट कहलाते हैं. जॉइंट का मतलब है दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाली जगह, और अगर इस जॉइंट के कारण इन दोनों बोन्स के अंदर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाए तो इसे हम हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं. हमारी बॉडी में तीन जगह पर मुख्य रूप से हिंज जॉइंट पाया जाता है, जो कि है एंकल यानी आपके पैरों का टखना, फिर आता है एल्बो यानी आपके हाथ की कोहनी, और फिर आता है नी जॉइंट यानी आपके घुटने का जॉइंट, जो कि आपकी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जॉइंट माना जाता है. आप इमेजिन करिए, आप अपनी एल्बो को एक ही डायरेक्शन में फोल्ड कर पाएंगे, फ्लेक्स कर पाएंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे. आप अपने नी जॉइंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लेक्स कर पाएंगे और एक्सटेंड कर पाएंगे. इस प्रकार की मूवमेंट से आप हिंज जॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द पर्टुसिस वैक्सीन. किस कंडीशन के होने पर हम पर्टुसिस वैक्सीन नहीं लगा सकते. ऑप्शन ए डायरिया, फीवर, माल न्यूट्रिशन या कन्वर्जेंस. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन शब्द का मतलब है कि इस सिचुएशन में तो ये वैक्सीन कभी भी नहीं लगाना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज कन्वर्जेंस. अगर किसी पर्सन को सीजर्स आ रहे हैं, कन्वर्जेंस आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप उसे कभी भी पर्टुसिस वैक्सीन नहीं लगाएंगे. पर्टुसिस वैक्सीन को हम इम्पॉर्टेंटली 4 कंडीशंस में नहीं लगाते हैं. सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है अगर किसी पर्सन को इस वैक्सीन से हाइपर सेंसिटिविटी हो तो आप नहीं लगा सकते. अगर पेशेंट शॉक में है, कोलैप्स में है, तो उसे नहीं दे सकते. अगर किसी पर्सन को लगातार बुखार है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो आप इसे नहीं ले सकते. और पेशेंट को यदि कन्वर्जेंस आ रहे हों तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इज. न्यूबॉर्न बेबी में रेस्पिरेशन रेट बताना है आपको. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है. 40 to 60 पर मिनट, 60 to 100 पर मिनट, 20 to 30 पर मिनट, 10 to 20 पर मिनट. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. 40 to 60 is the correct option.
न्यूबॉर्न बेबी के असेसमेंट से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वाइटल से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, तो आप बताएंगे 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट। वहीं अगर अडल्ट की बात की जाए तो ये 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट नॉर्मल मानी जाती है। अगर बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो न्यूबॉर्न बेबी में जो बॉडी टेम्परेचर है वो 36.4 से लेकर 37.4 के बीच होता है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, जिसे आप बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर मानते हैं, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होता। इस वजह से बच्चे में जो बर्थ के समय टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी कम हो सकता है, बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। और याद रखिएगा, अगर बच्चा हाइपोथर्मिया में चला गया तो उससे उसकी डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हाइपोथर्मिया को न्यूबॉर्न बेबीज में साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट में साइलेंट किलर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को, बढ़े हुए बीपी को। हार्ट बीट भी प्रीवियस एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा किसी न्यूबॉर्न बेबी में हार्ट बीट 120 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। और अडल्ट की बात की जाए तो 72 बीट्स पर मिनट को हम नॉर्मल हार्ट रेट मानते हैं। और रेंज में यदि दिया जाए तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट मानी जाती है। न्यूबॉर्न बेबी में आपसे ब्लड प्रेशर भी पूछ लिया जा सकता है। अडल्ट के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जबकि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 60 से 80 के बीच होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 30 से 45 के बीच होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इज, बच्चों में बीमारी का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? माल न्यूट्रिशन को, एक्सीडेंट को, इन्फेक्शन को, इन्फेस्टेशन को। The right answer is option A, माल न्यूट्रिशन। बच्चों में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन टॉपिक से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके दो प्रकार होते हैं, क्वाशियोर्कर और मेरास्मस। अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो उसे क्वाशियोर्कर डिजीज़ होता है, जिसमें एडिमा मौजूद होती है। जबकि मेरास्मस वह कंडीशन है जो कि मुख्य रूप से कैलोरी की कमी के कारण होता है, और इससे सफरिंग बच्चों में बॉडी बिल्ड बहुत ही थिन होता है, बिल्कुल पतले दुबले नजर आते हैं ऐसे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म डायग्नोस्ड इन विच एज ग्रुप? ऑटिज्म डिजीज को आप किस एज ग्रुप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन्फेंट, स्कूल गोइंग, टॉडलर, एडोलेसेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑटिज्म डिजीज को हम टॉडलर एज ग्रुप में मुख्य रूप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टॉडलर एज ग्रुप का मतलब है जब बच्चे की उम्र 1 से 3 साल के बीच होती है। ऑटिज्म को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपसे सीधा ऑटिज्म ना देकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये ASD भी ऑटिज्म का ही दूसरा नाम है। और याद रखिएगा, ऑटिज्म से सफरिंग बच्चों में कम्युनिकेशन और बिहेवियर की प्रॉब्लम देखी जाती है।
यानी ऑटिज्म से सफरिंग बच्चे सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते और उनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल बच्चों की तुलना में थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ नर्स इज टीचिंग crutch walking to a client who had arthroscopic surgery of the knee. On which part of the body should the nurse instruct the client to place weight? किसी पेशेंट में आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी की गई है, उसके घुटने की सर्जरी हुई है। ये पेशेंट अब क्रच लेकर चल रहा है, बैसाखी के सहारे चल रहा है। तो इस पेशेंट को अपने शरीर का वजन बैसाखी के सहारे चलते वक्त किस एरिया पर लेना चाहिए, ये लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। अपर आर्म्स, सारा वजन अपर आर्म्स पे होना चाहिए, या फिर एक्सिलरी एरिया यानी जो आपके हाथों के नीचे वाला स्पेस है, एक्सिला है, बगल वाला एरिया है, यहाँ पर होना चाहिए, या फिर पाम्स ऑफ द हैंड्स, हाथों की हथेलियों पर होना चाहिए, या फिर बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज पर। पेशेंट अपने पैरों पर वजन लेकर चलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। पेशेंट में घुटने की सर्जरी हुई है और अब उसे बैसाखी के सहारे चलने को कहा गया है। तो इस सिचुएशन में पेशेंट अपना वजन शरीर का अपने पैरों पर नहीं उठाएगा, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में घुटने अपने पैरों पर वजन रखता है अपने शरीर का, तो इससे जो जॉइंट हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और सर्जरी के बाद इसलिए ऐसा करना अलाउ नहीं किया जाता। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 को हमने सही क्यों माना है। जब भी कोई पर्सन क्रचेस के सहारे चलता है तो उसके शरीर का वजन उसके एक्सिला एरिया पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट बैसाखी से चलते समय सारा वजन अपने एक्सिला के ऊपर रखता है तो ऐसा करने से उसके एक्सिला एरिया से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, जिसे आप ब्रैकियल प्लेक्सस कह सकते हैं, वो हिस्सा डैमेज हो जाएगा और पर्सन में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यू टू नर्व डैमेज। इसलिए जब भी हम पेशेंट को बैसाखी के सहारे चलना सिखाते हैं, क्रच वॉकिंग करना सिखाते हैं, तो उसे सिखाया जाता है कि बैसाखी को अपने एक्सिला एरिया में रखने के बाद शरीर का जो सारा वजन है, जिस जगह से वो बैसाखी को पकड़ेगा अपने हाथ की हथेलियों से, उसी जगह पर सारा वजन उसको उठाना है और उसके सहारे आगे मूवमेंट करनी है। तो यहाँ पर पाम्स ऑफ द हैंड, हाथों की हथेलियों से जिस जगह से वो बैसाखी को पकड़ेगा उस जगह पर पाम्स पर सारा वजन आना चाहिए, एक्सिला में नहीं, अदरवाइज नर्व डैमेज हो सकती हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, frequent swallowing in a patient following tonsillectomy indicates। अगर किसी पेशेंट में आपने टॉन्सिलेक्टॉमी सर्जरी की और इस सर्जरी के बाद वो लगातार स्वेलविंग मूवमेंट कर रहा है, यानी वो बार बार किसी चीज़ को निगल रहा है, ऐसी मूवमेंट कर रहा है, तो इसे देखकर आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? पेशेंट को हैमरेज हो रहा है, पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स एक्टिव हो चुके हैं, पेशेंट को प्यास लगी है, या इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हैमरेज। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला, टॉन्सिलेक्टॉमी क्या होता है? Tonsillectomy is the surgical removal of tonsils, two oval-shaped pads of tissue at the back of throat, one tonsil each side। हमारे गले में दोनों तरफ टिश्यू से बना एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। अगर
इन टिश्यूज़ में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। और टॉन्सिलाइटिस कंडीशन होने पर इन टॉन्सिल्स को सर्जरी द्वारा रिमूव करना टॉन्सिलेक्टॉमी सर्जरी कहलाती है। हमारे गले में मौजूद टॉन्सिल्स में यदि इन्फेक्शन के बाद स्वेलिंग आ जाए तो ये कंडीशन टॉन्सिलाइटिस कहलाती है और इसके ट्रीटमेंट के रूप में हम इन्हें सर्जरी द्वारा रिमूव कर देते हैं। इसी सर्जरी को हम टॉन्सिलेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। पेशेंट में टॉन्सिलेक्टॉमी सर्जरी करने के बाद अगर पेशेंट लगातार कुछ निगलने जैसी मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि सर्जिकल साइट पर ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को हेमरेज हो रहा है और हेमरेज में जो ब्लड आ रहा है उसे वो निगल रहा है। हमें तुरंत अडल्ट हो जाना चाहिए और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, solution of choice for bladder irrigation for a patient who is undergoing transurethral resection of prostate। अगर किसी पेशेंट को ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी TURP का ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के बाद ब्लैडर को धोने के लिए, इरिगेट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। ग्लिसरॉल, NS, RL, आइसोलेट P। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। याद रखिएगा, TURP सर्जरी के बाद ग्लिसरॉल से ही ब्लैडर को इरिगेट किया जाता है। ग्लिसरॉल इज अ फ्लूइड ऑफ चॉइस आफ्टर द TURP प्रोसीजर। लेट्स सी सम अदर important points. A transurethral resection of prostate is a surgical procedure that involves cutting away a section of prostate. मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है उसे सर्जरी के द्वारा हटा देना, सर्जरी द्वारा इसके एक हिस्से को हटा देना TURP ऑपरेशन कहलाता है। The prostate is a small gland in the pelvis only found in men। ये मेंस के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द पेनिस एंड ब्लैडर एंड सराउंड्स द यूरिथ्रा, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द पेनिस। मान लीजिए ये मेल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर है जहां यूरिन स्टोर रहता है। इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर वॉइड कराने के लिए जो ट्यूब निकलती है उसे हम यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं। और इस यूरिथ्रा के चारों तरफ जो ग्लैंड पाई जाती है वही प्रोस्टेट ग्लैंड है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रोस्टेट ग्लैंड में सेल्स का डिवीज़न बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए सेल डिवीज़न के कारण इस प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे इस ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है, ये ग्लैंड इस यूरिथ्रा पर जिससे यूरिन पास होता है उस पर दबाव बनाने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि इस ग्लैंड के कारण ये यूरिथ्रा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अब यूरिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस सिचुएशन में ये TURP ऑपरेशन करके इस प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is seeking to meet the nutritional needs of a patient with acute peritonitis। किसी पेशेंट में पेरिटोनाइटिस कंडीशन है तो इस पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे? नेज़ल एंट्रल फीडिंग, गैस्ट्रिक एंट्रल फीडिंग, ओरल फीडिंग, पेरेंट्रल फीडिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। गौर कीजिएगा,
पेरिटोनियम लेयर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं और इस सिचुएशन में पेशेंट को पेरेंट्रल रूट से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, फीडिंग्स प्रोवाइड की जाती है। पेरेंट्रल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पार प्लस एंट्रल। एंट्रल का मतलब है जीआई सिस्टम, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और पार का मतलब होता है के अलावा, यानी कि पेरेंट्रल शब्द का मतलब है कि ऐसा कोई रूट, ऐसा कोई रास्ता जिसके द्वारा हम पेशेंट को सब्सटेंस, मेडिसिन, न्यूट्रिशन आदि दे सकें जो कि GIT से संबंधित ना हो। पेरेंट्रल रूट का मतलब है कि पेशेंट को ओरल रूट से कुछ नहीं देना है, ओरल रूट के अलावा किसी भी रूट से सब्सटेंस दिए जाएं। पेरेंट्रल रूट के अंदर आपके इंजेक्शंस आते हैं, IM, IV, उसके अलावा आप पेशेंट को टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दे सकते हैं बाय IV रूट, ये सभी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेग्नेंट वुमेन शुड फॉलो अ डाइट। प्रेग्नेंट वुमेन को कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए? ऑप्शन ए, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, उसे डेयरी प्रोडक्ट लेने चाहिए। ऑप्शन बी, ऐसे फूड सब्सटेंस जिसमें फैट ना हो। ऑप्शन सी, न्यूट्रिशियस कंसिस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स, ऐसे सभी पोषक तत्व जो कि वैरायटी में अवेलेबल हों। ऑप्शन डी, दैट इंक्लूड ट्वाइस एज मैनी कैलोरीज, जिसमें भरपूर मात्रा में कैलोरीज उपलब्ध हों। कैसे फूड प्रेगनेंसी के दौरान लेने चाहिए? The right answer is option C. That nutritious consisting of variety of food is recommended to pregnant mother because a variety of foods have lots of macro and micro nutrients. प्रेगनेंसी के दौरान हम मदर को वह सभी फूड लेने के लिए रिकमेंड करेंगे जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर हों और जिसमें वैरायटी अवेलेबल हो, क्योंकि वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड लेने से वुमेन को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा जो कि प्रेगनेंसी में बच्चे और मदर के लिए बहुत ही इसेंशियल है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें इस वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड से मिल पाएंगे जो कि यहाँ आवश्यक माने गए हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरी रिक्वायरमेंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा नॉर्मली किसी वुमेन में डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होता है 2000 किलो कैलोरी होता है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान इसे 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, और प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के डिलीवर होने के बाद जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो इसमें 200 कैलोरी और ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के अगर लैक्टेटिंग वुमेन में कितनी कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या आपसे पूछा जाए तो आप आंसर देंगे अप्रॉक्स 2500 किलो कैलोरीज। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी कैलोरी चाहिए तो आप बताएंगे लगभग 2300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट इज एडमिटेड फॉर अ ब्रोंकोस्कोपी दिस मॉर्निंग, विच क्वेश्चन इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू आस्क द पेशेंट। किसी पेशेंट में ब्रोंकोस्कोपी सर्जरी होने वाली है, इस पेशेंट को एज अ नर्स आप कौन सा इसेंशियल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ऑप्शन ए, व्हेन डिड यू लास्ट ईट, आपने आखिरी बार कब खाना खाया था। या फिर ऑप्शन बी, डिड यू टेक लैक्सेटिव एज ऑर्डर्ड, जैसा कि आपको लैक्सेटिव्स लेने के लिए कहा था क्या आपने लिया। ऑप्शन सी, व्हाट हैज़ द डॉक्टर टोल्ड यू अबाउट योर प्रोसीजर,
आपको इस प्रोसीजर के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया है, या फिर ऑप्शन डी, हैव यू हैड कॉन्शियस सिडेशन बिफोर, क्या आपने पहले सिडेटिव मेडिसिन ली हैं। कौन सा क्वेश्चन ब्रोंकोस्कोपी से पहले पूछना जरूरी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आपने आखिरी बार खाना कब खाया था, ये क्वेश्चन इस पेशेंट से पूछना जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कुछ समय बाद बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि ब्रोंकोस्कोपी एग्जैक्टली क्या है। रैशनल को हम ब्रोंकोस्कोपी डिस्कस करने के बाद में समझेंगे। ब्रोंकोस्कोपी इज अ एंडोस्कोपिक टेक्निक ऑफ विजुअलाइजिंग द इनसाइड ऑफ एयरवेज फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस। ब्रोंकोस्कोपी एक प्रकार की एंडोस्कोपी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी पेशेंट के एयरवे को विजुअलाइज करते हैं। इसका इस्तेमाल डायग्नोसिस को कंफर्म करने या ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है। An instrument bronchoscope is inserted into the airways usually through the nose, mouth or occasionally through a tracheostomy. ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ब्रोंकोस्कोप के नाम से जानते हैं, और ये ब्रोंकोस्कोप पेशेंट की बॉडी में नोज़ या माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और कई बार विशेष परिस्थितियों में इसे हम जिन पेशेंट्स में ट्रैकियोस्टोमी की गई हो उससे भी इंसर्ट करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, एयरवे को विजुअलाइज कर सकते हैं। This allow the practitioner to examine patient's airway for abnormalities such as foreign bodies, bleeding, tumor और inflammation. इस ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर की सहायता से हम किसी भी पेशेंट के एयरवे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद फॉरेन बॉडी, ब्लीडिंग, ट्यूमर्स या इन्फ्लामेशन आदि की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा इस ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर के थ्रू हम लंग्स के अंदर से स्किन सैंपल या सीक्रेशंस का सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के रैशनल की। जब किसी पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी की जाती है तो उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम मेडिसिन्स एडमिनिस्टर करते हैं, और इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट के कारण पर्सन में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रोंकोस्कोपी होने से पहले पेशेंट को ये कहा जाता है कि वो 6 से 12 घंटे पहले से कुछ भी ना खाए ना पिए। ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर से 6 से 12 घंटे पहले कुछ भी खाना या पीना अलाउ नहीं होता, क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान जो ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट किया जाएगा उससे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू जो गैग रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट होगा, यहाँ से सिक्रीशंस निकलेंगे और इन सिक्रीशंस का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने की संभावना बढ़ जाती है, और इससे पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इवन डेथ तक हो सकती है। आप समझ गए होंगे कि इस पेशेंट से ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आपने आखिरी बार खाना कब खाया था, क्योंकि उसे ये कंफर्म करना आवश्यक है कि उसने 6 से 12 घंटे पहले कुछ खाया पिया तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिशन। मिड डे मील सप्लीमेंट में कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए 200 कैलोरीज, 6 to 8 ग्राम प्रोटीन। आपको बेसिकली यहाँ पर कितनी कैलोरी और कितना प्रोटीन मिड डे मील स्कीम में दिया जाता है ये सेलेक्ट करना है। 200 कैलोरी, 7 to 10 ग्राम्स प्रोटीन, 300 कैलोरी, 8 to 12 ग्राम प्रोटीन्स, 300 कैलोरी, 14 to 16 ग्राम प्रोटीन्स,
ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। 2001 में हुए अमेंडमेंट यानी बदलाव के बाद जो मिड डे मील सब स्कीम है उसमें बच्चों को 300 कैलोरीज और 8 to 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाने लगा। उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ था, उसमें भी कुछ चीज़ों को बदला गया। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2015 के मिड डे मील रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। ईच चाइल्ड फ्रॉम क्लास 1 to 8 within the age group of 6 to 14 years is eligible for cooked nutrition meal every day except school holidays with the following nutritional requirement। मिड डे मील स्कीम रूल 2015 के अनुसार क्लास 1 से 8 तक के बीच का हर वह बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है, वो स्कूल जिन दिनों भी स्कूल खुलता है उस दिन स्कूल में डेली पकने वाले खाने को खाने के लिए एलिजिबल है या उसे डेली खाना दिया जाएगा। अब खाने में क्या क्या चीज़ें हैं उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बच्चा प्राइमरी क्लास तक का है तो उसे हर दिन 450 कैलोरी एनर्जी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। 2015 एक्ट में हुए बदलाव के बाद इस चीज़ को गौर कीजिएगा, जो कैलोरीज की मात्रा है हर दिन 450 किलो कैलोरी कर दी गई है और प्रोटीन की मात्रा जो कि वहाँ 8 से 12 ग्राम थी, अब इसे 12 ग्राम कर दिया गया है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगर बच्चा अपर प्राइमरी में है तो 700 किलो कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन हर दिन उसे देना आवश्यक है या दिया ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फूड सब्सटेंस कितनी मात्रा में दिए जाने चाहिए। फूड ग्रेन्स की बात की जाए तो ये हर दिन 100 ग्राम्स होते हैं प्राइमरी वाले बच्चों के लिए और अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम होने चाहिए। पल्सेस की बात की जाए तो 20 ग्राम और 30 ग्राम। वेजिटेबल्स की बात की जाए तो 50 ग्राम्स और 75 ग्राम्स और ऑयल और फैट की बात की जाए तो 5 ग्राम्स 7.5 ग्राम्स। आपको इस कंप्लीट मिड डे मील स्कीम की जो टेबल है विथ ये डिटेल्स, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट फॉर अ क्लाइंट विथ COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट को आप सबसे बेहतर डाइट कौन सी देंगे? ब्लेंड सॉफ्ट डाइट, लो सोडियम डाइट, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट लो कैलोरी डाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। COPD के पेशेंट को हम हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट इसलिए देते हैं क्योंकि इससे उस पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है और इसके कारण पेशेंट में ना तो एनर्जी की कमी होगी ना ही उसका वेट लॉस होगा। और पेशेंट में यदि एनर्जी की कमी नहीं होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन ले पाएगा, ब्रीथिंग कर पाएगा और उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो याद रखिएगा, COPD वाले पेशेंट को हम हाई कैलोरी हाई प्रोटीन वाला फूड देते हैं जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और वो लगातार बिना रुके ब्रीथिंग एक्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज हैविंग अल्सरेटिव कोलाइटिस, विच एक्शन शुड टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन? अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन के बाद प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहती है ये आपको बताना है। मैनेजिंग डायरिया, प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन,
rest and comfort promote self care. The right answer is option A. इस पेशेंट में डायरिया को मैनेज करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है. डायरिया इज अ प्राइमरी सिम्टम ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस. अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज होने पर प्राइमरी सिम्टम के रूप में डायरिया देखने को मिलता है. इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. और इसी वजह से हमारा पहला ट्रीटमेंट का जो गोल होना चाहिए वो इस डायरिया को डिक्रीज करने का होना चाहिए. आइए अब जान लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस आखिर क्या है. अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज that causes inflammation and ulceration in your digestive tract. देखिए, नाम से ही इस बीमारी के बारे में पता चल रहा है कि अगर किसी पर्सन के जीआई ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अल्सर बन जाए या फिर उसकी कॉलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन आ जाए तो ये कंडीशन अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का टाइप है जिसमें इंटेस्टाइन में अल्सर और इन्फ्लामेशन हो जाती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस अफेक्ट्स द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलोन एंड रेक्टम. अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज़ होने पर हमारी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो रेक्टम है, इसकी सबसे जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, वही प्रभावित होती है. और अंदर वाली इस लाइनिंग के प्रभावित होने के कारण, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने के कारण पेशेंट जो कुछ भी खाता या पीता है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और एब्जॉर्प्शन ना हो पाने के कारण पेशेंट को लगातार डायरिया होता रहता है और उसे वीकनेस फील होती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन में सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशेंट को रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लडी डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, पेन हो सकता है. ये सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. इसके अलावा और भी कई सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं. टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The nurse questions a client with rheumatoid arthritis about pain. When should nurse expect the client experience increased pain with limited joint movement? आप एज अ नर्स किसी rheumatoid arthritis वाले पेशेंट की केयर कर रहे हैं. आप इस पेशेंट से पूछते हैं कि उसे किस समय सबसे ज़्यादा पेन फील होता है. इस पेशेंट के द्वारा कौन सा जवाब दिया जाएगा, एज अ नर्स आप अनुमान लगाते हैं जिसमें कि उसे सबसे ज़्यादा पेन हो और उसके जॉइंट्स की मूवमेंट सबसे कम हो. सिंपली है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में जो जॉइंट्स होते हैं वो सबसे कम मूवमेंट किस समय कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा उनमें पेन किस समय रहता है. इस सिचुएशन को आपको अंदाज़ा लगाना है. सबसे पहला, आफ्टर असिस्टिव एक्सरसाइज. ऑप्शन 2, व्हेन द रूम इज कूल. ऑप्शन 3, इन द मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग. ऑप्शन डी, when the latex fixation test is positive. जब latex fixation test positive आए. Important for upcoming NORCET 2022. The right answer is option 3. आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करें. आफ्टर असिस्टिव एक्सरसाइज, जब इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को आप असिस्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं, यानी उसे खुद लगकर असिस्ट करते हुए अच्छी एक्सरसाइज करवाते हैं, तो ऐसा करने से उस पेशेंट के जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. और जॉइंट मोबिलिटी बढ़ने का मतलब है पेशेंट ज़्यादा चल पाएगा, उसकी जॉइंट की मूवमेंट भी बेहतर होगी. तो ये आंसर नहीं माना जाएगा.
ऑप्शन 2 कहता है जब रूम ठंडा हो तब उसे पेन होता है। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब जॉइंट के ऊपर कोल्ड एप्लीकेशन दी जाती है तो इससे जॉइंट में हो रहा डिस्कम्फर्ट कम होता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब बात करते हैं द मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग। ये बिल्कुल सही आंसर है। पेशेंट रात को बिस्तर पर जाकर सो जाता है और उसके बाद करीबन 6 से 7 या 8 घंटे वो नींद लेकर जागता है। तो इस पूरे 8 घंटे के पीरियड में उसके जॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती और लंबे समय तक जॉइंट में मूवमेंट ना हो पाने के कारण इन जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस बढ़ जाती है, यानी कि ये जॉइंट जो हैं अकड़ने लगते हैं, जकड़ने लगते हैं, टाइट हो जाते हैं और इस स्टिफनेस के कारण ही उनमें पेन भी बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं पेशेंट जब सुबह सोकर उठेगा तो उस समय जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ेगी, यानी उसमें मूवमेंट नहीं होगा और पेशेंट जब मूवमेंट करना भी चाहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन 4 के रैशनल को भी जान लेते हैं। द लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट इज पॉजिटिव when rheumatoid factor is found in blood serum. This factor is present in many conditions including rheumatoid arthritis, aging, narcotic addiction and systemic lupus erythematosus. लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट उस समय पॉजिटिव पाया जाता है जब किसी पर्सन के ब्लड में रूमेटॉइड फैक्टर मौजूद हो। तो हम कह सकते हैं लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट के द्वारा हम रूमेटॉइड फैक्टर है या नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और ये टेस्ट हमें कतई नहीं बताता कि पेशेंट में पेन कितना होगा। लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एजिंग, नार्कोटिक एडिक्टेड पर्सन्स और एसएलई से सफरिंग पेशेंट्स में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while checking the blood pressure in upper limb of patient with sphygmomanometer, you observe that she has developed a carpal spasm. The most likely cause is। किसी फीमेल पेशेंट में आप बीपी इंस्ट्रूमेंट यानी स्पाइग्मोमैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे और ब्लड प्रेशर रीडिंग लेते समय अचानक उसमें कार्पल स्पाज्म आ गए, तो ऐसा होना किस कंडीशन को बताता है? हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरफॉस्फेटीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपोकैल्सीमिया। अगर किसी क्लाइंट में कैल्शियम का लेवल 8.5 से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है और हाइपोकैल्सीमिया होने पर, कैल्शियम की कमी होने पर टिटेनी जैसी कंडीशंस डेवलप होती हैं जिसमें बॉडी के अलग अलग हिस्सों में स्पाज्म देखे जाते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, among these which is a positive sign of hypocalcemia? इन सभी में से हाइपोकैल्सीमिया का पॉजिटिव साइन कौन सा है? हाइपोकैल्सीमिया होने पर, कैल्शियम की कमी होने पर कौन सा साइन देखने को मिलेगा? चॉस्टिक, मैक्सिवैन, ब्रुजिन्स्की, स्टेलवाक साइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चॉस्टिक साइन। कैल्शियम की कमी होने पर चॉस्टिक और ट्रोसेसु दो साइंस देखने को मिलते हैं। आइए इन दोनों साइंस को, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चॉस्टिक साइन एंड ट्रोसेसु साइन। सबसे पहले बात करेंगे चॉस्टिक साइन की। व्हेन द फेशियल नर्व इज टैप्ड इन फ्रंट ऑफ ईयर, the facial muscles of the same side of face will contract sporadically, called apicilateral facial spasm. किसी पर्सन
जिसमें ब्लड कैल्शियम का लेवल कम है, इस पेशेंट में ईयर के पास, कान के पास फेशियल मसल पर जब आप टैप करते हैं, टैपिंग करते हैं, तो इस टैपिंग के कारण वहाँ की जो मसल्स हैं चेहरे की, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसे हम इप्सिलैटरल फेशियल स्पाज्म के नाम से जानते हैं। The muscle that controls nose, lips and eyebrows are often the one that will spasm. इस टैपिंग के बाद फेस में नोज, लिप्स और आईब्रो एरिया आईब्रो एरिया की मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली मसल्स मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी उनमें स्पाज्म आता है। These facial spasms are caused by the nerve that control the muscles being easily excited, called hyperexcitability due to hypocalcemia. हमारे फेस में नोज, लिप्स और आईब्रो को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स हैं, उन मसल्स में ये स्पाज्म इन एरिया को नर्व जो सप्लाई करती है, उस नर्व में कैल्शियम की कमी के कारण हाइपर एक्साइटेबिलिटी का गुण आ जाता है, जिसे थोड़ा भी स्टिमुलेट करते ही ये बहुत ही ज़्यादा स्पाज्म कॉज करती है। इसके कारण ये साइन देखने को मिलता है। एक बार फिर से इसे समराइज वे में देख लेते हैं। चॉस्टिक साइन बॉडी में कैल्शियम की कमी के कारण देखने को मिलता है। इस साइन को चेक करने के लिए पेशेंट के चेहरे पर, कान के पास, फेशियल मसल वाले एरिया पर, फेशियल नर्व वाले एरिया पर जैसे ही हम टच करते हैं, टैप करते हैं, तो फेस की जो मसल्स हैं, आईब्रो, लिप्स, नोज, इस एरिया की जो मसल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन ही चॉस्टिक साइन कहलाता है। अब बात करते हैं ट्रोसेसु साइन की। इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय प्लेसिंग अ ब्लड प्रेशर कर्व ऑन स्पाइगलोमैनोमीटर on the individual's arm and inflating to the pressure greater than the systolic blood pressure for 2 to 3 minutes. ट्रोसेसु साइन को चेक करने के लिए हम हाइपोकैलेमिक पेशेंट के अपर आर्म पर बीपी कफ बांधते हैं और उसे सिस्टोलिक प्रेशर से ऊपर इन्फ्लेट करते हैं, यानी उसमें हवा भरते हैं और फिर करीब 2 से 3 मिनट तक उसे ऐसे ही रखते हैं, इन्फ्लेटेड ही रखते हैं। The cuff will block the brachial artery, the main blood vessel of arm, and if the individual has hypocalcemia, the arm muscle will activate involuntarily, making the wrist and parts of hand to move. पेशेंट के हाथ पर बीपी कफ बांधकर 2 से 3 मिनट तक आपने छोड़ा, तो ऐसा करने के बाद हाथ को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्रेकियल आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और इस ब्लॉकेज के कारण हाथ जो पाम वाला एरिया है, रिस्ट वाली जो मसल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं, उनमें इनवॉलंटरली मूवमेंट शुरू हो जाता है और इस मूवमेंट के कारण जो रिस्ट है, थंब है, रिस्ट जॉइंट है, वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इसे ही हम ट्रोसेसु साइन कहते हैं। अ पॉजिटिव ट्रोसेसु साइन इज डिफाइंड बाय फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड थंब and joints located between the palm of hand and fingers, that is metacarpophalangeal joint, along with extension of fingers. Hopefully आप समझ गए होंगे एग्जैक्टली ट्रोसेसु साइन क्या है, चॉस्टिक साइन क्या है। ट्रोसेसु साइन भी हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसे चेक करने के लिए पेशेंट के हाथ पर हमने बीपी कफ बांधकर उसमें हवा भर दी, उसे फुला दिया और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक छोड़ देते हैं। इस प्रेशर के कारण, इस इन्फ्लेशन के कारण पेशेंट की जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके अंदर उसकी सप्लाई बाधित होती है और इस सप्लाई के बाधित होने के कारण पेशेंट के रिस्ट जॉइंट अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, उनमें फ्लैक्शन होता है। यही कंडीशन ट्रोसेसु साइन कहलाती है और इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट में कैल्शियम की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर? ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर्स को क्या बेनिफिट होता है? ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू गेट बैक नॉर्मल वेट। ब्रेस्ट फीडिंग के कारण
प्री प्रेग्नेंटल वेट को अचीव करने में इजी होता है, हेल्प होती है। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इन वुमेन, ये ओवेरियन कैंसर होने की संभावना को घटाता है। ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ, ये बोन की मजबूती को कम करता है। या फिर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनमें प्रेगनेंसी से पहले का जो उनका बॉडी वेट था वो वेट अचीव करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली वुमेन्स में ओवेरियन कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ट्रू लेबर में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है? एफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का इफेसमेंट और डायलेशन, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट एट रेगुलर इंटरवल्स, या ये सभी? ट्रू लेबर में कौन सा फीचर होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब वुमेन को ट्रू लेबर पेन शुरू होता है, ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस का इफेक्ट एब्डोमेन, यूट्रस, अपर थाइज, बैक ऑफ द बॉडी सभी जगह पर कॉन्ट्रैक्शंस फील किए जाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो हैं लगातार इंटेंसिफाई होते जाते हैं, यानी ये तेज होते जाते हैं। और इन कॉन्ट्रैक्शन के कारण वुमेन को काफ़ी पेन भी होता है। इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण बच्चा बर्थ कैनाल में, वेजाइनल कैनाल में आगे की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। और इन कॉन्ट्रैक्शन के कारण इफेसमेंट और सर्विक्स का डायलेशन भी होने लगता है। ये दोनों फाइंडिंग्स इसमें देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।